नमस्कार दोस्तों, 17 दिसंबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली न्यूज, रिफ्लेक्शंस ऑन फ्लाइंग ब्लाइंड इनटू द स्टॉर्म। यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बस ये बात की जा रही है कि भाई इंडिया के ऊपर और पूरी दुनिया के ऊपर ओमिक्रॉन की वेव आप कह लो तैर सी रही है। इंडिया के अंदर सेकेंड वेव आ चुकी है, खतरनाक थर्ड वेव का डर है। अब सबको लग रहा है कि कहीं ओमिक्रॉन के चलते थर्ड वेव ना आ जाए। अब इंडिया की प्रिपेयर्डनेस की बात की जाए तो प्रिपेयर्डनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो है डाटा गैदरिंग का। देखिए, वैक्सीनेशन हमारे यहाँ पे तेजी से हो रहा है, टेस्ट हमारे यहाँ पे तेजी से हो रहा है, वो सब ठीक है, लेकिन डाटा गैदरिंग और डाटा शेयरिंग सबसे तगड़ा अगर किसी के पास रिसोर्सेज है तो कोविड-19 के रिलेटेड वो है गवर्नमेंट, और मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कोविड-19 से रिलेटेड जो भी डाटा कलेक्ट करती है उसको प्रोएक्टिवली पब्लिक में रिलीज नहीं किया जाता है। अगर ये डाटा सबको मिल जाए तो ज्यादा हम अच्छी फाइट कर सकते हैं अपनी कोविड-19 के अगेंस्ट। बट चूंकि ये डाटा की कमी है हमारे पास, तो हम कौन सी मुसीबत के अंदर जा रहे हैं इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। ये आर्टिकल क्या बोलता है इसको देखेंगे। नेक्स्ट, द WTO चैलेंज टू MSP इज अनदर फ्रंटियर टू क्रॉस। आपको पता ही है कि 3 फार्म लॉज हटा दिए गए, लेकिन जो किसानों की जंग है, किसानों की जो मांग है, और उसके साथ साथ अपोजिशन भी खड़े हो गए हैं कि भैया MSP की लीगल गारंटी दो, एक प्रॉपर स्टैट्यूटरी लॉ पास करो और उसके बेसिस पे ये बोलो कि भाई हाँ, MSP सरकारों को दिया जाएगा, मतलब किसानों को दिया जाएगा। यानी किसान MSP के अंदर आने वाली 23 क्रॉप्स कितनी भी पैदा करें, सरकार किसी भी हाल में वो 23 क्रॉप्स खरीदेगी। अब बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि ये फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो सब मिस कर रहे हैं वो ये है कि अगर इस प्रकार का कोई नियम कानून भारत सरकार बना देती है तो हम लोगों के सामने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत बड़ा लीगल चैलेंज खड़ा हो जाएगा। समझ गए? और क्या हम इस लीगल चैलेंज के लिए तैयार हैं? ऑब्वियसली तैयार नहीं है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को इस आर्टिकल में समझेंगे। फिर रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक रेजोल्यूशन पास कराया जा रहा था। इंडिया ने इसके अगेंस्ट वोट कर दिया। इंडिया ने अगेंस्ट क्यों वोट किया? इंडिया का यह बोलना है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सिक्योरिटी के मैटर्स को देखता है पूरी दुनिया में। क्लाइमेट को देखने के लिए यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी है। तो UNFCCC जब है तो अलग से UNSC में जो सिक्योरिटी के मैटर्स देख रहा है, आप क्लाइमेट क्यों लेके जा रहे हो? और अगर UNSC में क्लाइमेट लेके जाओगे तो जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी तो वाहवाही हो जाएगी। तो अपने खिलाफ किसी रेजोल्यूशन को वो पास होने नहीं देंगे, वीटो कर देंगे, और बाकी कंट्रीज के खिलाफ ओवरऑल वो रेजोल्यूशन पास करते फिरेंगे। और सबसे खास बात यह है कि क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा खतरा छोटी कंट्रीज को है, और छोटी कंट्रीज का कोई खासा रिप्रेजेंटेशन है नहीं सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इस कंटेक्स्ट में इंडिया ने इसके अगेंस्ट वोट किया, इसको डिस्कस करेंगे। फिर भाई, अब ये जो अजय कुमार मिश्रा साहब हैं, ये मिनिस्टर हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, और इनके बेटे के ऊपर, आशीष मिश्रा के ऊपर, आपको पता ही है कि जो लखीमपुर खीरी में जो हुआ था कि भाई कुछ गाड़ियां चढ़ गई थी किसानों के ऊपर, किसानों की यहाँ पे मौत हो गई थी, बाद में 3 बीजेपी वालों को मार दिया गया, और ऐसा बोला जा रहा है कि इन गाड़ियों के अंदर आशीष मिश्रा बैठे हुए थे। तो क्या अजय कुमार मिश्रा का मिनिस्टर बने रहना सही है? तो इस कंटेक्स्ट में एक व्यू पॉइंट दिया हुआ है, इस व्यू पॉइंट को समझेंगे। और आज का आखिरी आर्टिकल, इज द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इज पास्ट इज एक्सपायरी डेट। एफ्स पर रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, इसके बारे में 2 एक्सपर्ट्स यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक तो एक्सपर्ट है पैट्रिशिया मुखिम, ठीक है ना, और दूसरे हैं मेजर जनरल गजेंद्र सिंह। इन दोनों लोगों का क्या बोलना है इस पर्टिकुलर चीज को इस आर्टिकल में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अपने चैनल मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं वो किसने किसने ज्वाइन किया। तो अहलावत ने हमको ज्वाइन किया, अजय सुडान ने हमको ज्वाइन किया, सिंधुजा नारायण ने हमको ज्वाइन किया। सिंधुजा नारायण का 3rd मंथ एज अ मेंबर, वेलकम बैक सिंधुजा। अभिजीत सिंह ने हमको ज्वाइन किया, ममता पांडे ने हमको ज्वाइन किया। ममता पांडे का 2nd मंथ एज अ मेंबर, वेलकम बैक ममता, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। चारू बिस्ट ने हमको ज्वाइन किया, प्रसाद M ने हमको ज्वाइन किया, पुष्खारज हिरवे ने हमको ज्वाइन किया, इनका 2nd मंथ एज अ मेंबर, वेलकम बैक पुष्खारज। अरानी जना ने हमको ज्वाइन किया, इनका 4th मंथ एज अ मेंबर, वेलकम बैक अरानी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। लंबे समय से जो लोग ज्वाइन करते हैं दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट, जादूमणि बाग ने हमको ज्वाइन किया, सोमनाथ मुदगल ने ज्वाइन किया, अश्विनी कुमार सिंह ने ज्वाइन किया, इनका 1 साल पूरा हो चुका है, 13 मंथ्स एज ए मेंबर हो चुके हैं। थैंक यू सो मच अश्विनी कुमार सिंह फॉर द कंसिस्टेंट सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग मेंबर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। इस तरीके से अगर कुछ लोग भी मेंबर बन जाए तो काफी मदद मिल जाए, तो थैंक यू सो मच अश्विनी। एंड स्पेशल थैंक्स टू राजकुमार कोहिनूर आसो, राजकुमार कोहिनूर ने ज्वाइन किया, विनायक करने ने ज्वाइन किया, विनायक करने का 4th मंथ एज ए मेंबर। बंका निधि पैक ने हमको ज्वाइन किया, इनका 3rd मंथ एज ए मेंबर। सो विनायक करने एंड बंका निधि पैक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नीलू गोस्वामी ने ज्वाइन किया,
मनो विराज सिंह ने ज्वाइन किया, इनका 4th मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक मनो विराज। एंड प्रियंका शर्मा ने ज्वाइन किया, इनका 10th मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक प्रियंका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन, स्पेशल वेलकम बैक टू प्रियंका। एंड अश्विनी कुमार सिंह, प्रियंका शर्मा 10 मंथ्स एज ए मेंबर, अश्विनी कुमार सिंह 13 मंथ्स एज ए मेंबर, वेलकम बैक गाइज एंड गर्ल्स। मनोवराज सिंह 4 मंथ्स एज ए मेंबर, नीलू गोस्वामी, बंकनिधि पैका 3rd मंथ एज ए मेंबर, विनायक करने 4 मंथ्स एज ए मेंबर, राजकुमार कोहिनूर, सोमनाथ मुदगल, जादूमणि बाग, देन अरानी जना 4th मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक अरानी। पुष्कर राज हिरवे 2nd मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक पुष्कर राज। प्रसाद एम चारू बेस्ट, ममता पांडे 2nd मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक ममता। अभिजीत सिंह, सिंधु जैन 3rd मंथ एज ए मेंबर, Ajay Sudan and Ahlawat. I welcome you back to my channel as a member. Thank you so much guys and girls for the consistent support. चलिए लंबा इंट्रोडक्शन हो गया, आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शंस ऑफ फ्लाइंग ब्लाइंड इनटू द स्टॉर्म। क्या बताया जा रहा है? बताया जा रहा है कि लैग ऑफ पब्लिक डाटा ऑन द पैंडेमिक विल हिट द इंटीग्रेशन ऑफ अ फास्ट शिफ्टिंग साइंटिफिक फ्रंटियर विद क्लिनिकल प्रैक्टिस। नहीं समझ में आया, समझाता हूं। देखिए कोविड-19 के केस जब मार्च अप्रैल मई आपके 2021 में आने शुरू हुए थे, इस साल सेकेंड वेव जब आई थी तो भैया हालत बहुत ज्यादा खराब थी। भले हम सेकेंड वेव में फर्स्ट वेव से ज्यादा तैयार थे, लेकिन उसके बावजूद भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अब साफ साफ बात यह होती है कि मान लो तीसरी वेव आती है अब, तो क्या हम तीसरी वेव के लिए सेकेंड वेव के कंपैरिजन में ज्यादा तैयार हैं? देखा जाए तो तीसरी वेव आने के पूरे आसार बन रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन केसेस भले इंडिया में लिमिटेड मिले हैं, अभी के लिए इंडिया में सबसे कम रिकॉर्ड नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, लेकिन इसको जस्ट आप कंपेयर कर सकते हो दिसंबर जनवरी 2021 से। दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 में भी रिकॉर्ड नंबर ऑफ लेस केसेस आ रहे थे, फरवरी तक चीजें स्टेबलाइज थी। मार्च अप्रैल के बाद तो ऐसा लगा जैसे पता नहीं एक भूचाल सा आ गया हो जब सेकेंड वेव शुरू हुई थी, और अब तीसरी वेव से भी कुछ पहले ऐसा ही लग रहा है। हालांकि तीसरी वेव इतनी खतरनाक होगी नहीं होगी इसके बारे में अपनी अलग अलग राय हो सकती है। अगर आप यूनाइटेड किंगडम की बात करो तो यूनाइटेड किंगडम में जो भी प्रेडिक्शंस किए गए हैं, पता चला है कि ओमिक्रॉन के केसेस जो कोविड-19 एक्टिव पेशेंट्स उसमें 50% से ज्यादा है। डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक निकल के आ रहा है ओमिक्रॉन एज फार एज स्प्रेड इज कंसर्न। बहुत तेजी से फैलता है ओमिक्रॉन, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है। फिर ओमिक्रॉन के केसेस डेनमार्क में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो डेल्टा से तेजी से फैल रहा है। हालांकि अभी तक की जो एनालिसिस है उससे पता चल रहा है कि जो सीवियरिटी ऑफ डिजीज है, जो मॉर्टेलिटी ऑफ डिजीज है, डेल्टा जितनी बुरी तरीके से एक इंडिविजुअल को इन्फेक्ट कर रहा था, अफेक्ट कर रहा था, उतनी बुरी तरीके से ओमिक्रॉन अफेक्ट नहीं कर रहा है। हालांकि अभी के लिए हमारे पास 2-3 हफ्ते का ही डाटा है, ज्यादा हफ्तों का डाटा आएगा तो ज्यादा प्रॉपर तरीके से हम चीजों को जान पाएंगे। अब इंडिया कहाँ स्टैंड करता है सेकेंड वेव के कंपैरिजन में? तो सेकेंड वेव के कंपैरिजन में हम थोड़ा ठीक है। लगभग 6 महीने पहले जब सेकेंड वेव आई थी उस समय पे ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पड़ रही थी, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से मर जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास अप्रोप्रिएट अमाउंट में है। 50% एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा 2 डोजेस पाके कंप्लीटली वैक्सीनेट हो चुकी है। 85% ऑफ द पॉपुलेशन को पहली डोज ऑलरेडी मिल चुकी है। ओके, 12 से 18 साल के जो लोग हैं इनके बूस्टर शॉट्स ऑलमोस्ट तैयार हो रहे हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ज्यादातर का वैक्सीनेशन हो चुका है, हालांकि अभी भी बहुत सारे लोगों का बचा हुआ है। इनफैक्ट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है, 60 साल से ज्यादा के लोग जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है, उनको बूस्टर डोजेस देने की बात की जा रही है। टेस्टिंग बहुत तेजी से बढ़ाई जा रही है। बहुत अच्छी चीजें, अच्छी बात है। तो हम थर्ड वेव के लिए किस प्रकार से तैयार हैं ये तो यहां लिखा है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कंटेक्स्ट में हम थर्ड वेव के लिए तैयार नहीं है। क्या है वो? द लैक of publicly available data on the pandemic from government sources, particularly in regard to testing, but also in terms of being able to correlate diseases severity with age, prior medical conditions, locations and other variable। समझ लीजिए इसमें सार है इस पूरे आर्टिकल का। आगे पूरे आर्टिकल में बस यही समझाया है, हमारे पास पब्लिकली अवेलेबल डाटा नहीं है पैंडेमिक का। कहां से? गवर्नमेंट सोर्सेस से। नॉन गवर्नमेंटल सोर्सेस से बहुत सारा डाटा अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल कोविड-19 से रिलेटेड डाटा आपको covid19india.org पे मिल जाएगा, covid19 bharat.org पे मिल जाएगा, इन covid19.org पे मिल जाएगा। डाटा एक्सेसिबिलिटी इन प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिले, लेकिन ये प्लेटफॉर्म सरकार के नहीं है, सरकारी प्लेटफॉर्म नहीं है। ये प्लेटफॉर्म जर्नलिस्ट के आधार पर, अपने खुद के सर्वे के आधार पर, सरकार से जो डाटा मिला उसको कंपाइल करके आपको कोविड-19 का डाटा दे रहे हैं। ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि भाई सरकारी डाटा कहाँ है? हमें सरकारी डाटा नहीं मिल पा रहा है। किस चीज का? तो कितनी टेस्टिंग हो रही है इसका। दूसरा, अगर किसी को कोविड-19 हो गया तो वो जिसको कोविड-19 हुआ है उसकी एज के साथ कितना इंपैक्ट आ रहा है। अगर प्रायर मेडिकल कंडीशन थी उस आदमी की
तो उस प्रेडिक्ट मेडिकल कंडीशन के ऊपर कोविड-19 किस प्रकार से इंपैक्ट कर रहा है, किस पर्टिकुलर लोकेशन पे कितने बीमार थे, कितना कोविड-19 का इंसिडेंस हुआ, ये सारे वेरिएबल्स की रिपोर्टिंग सरकार की तरफ से प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है। ये ऑथर सीधे सीधे सरकार के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। इनफैक्ट ऑथर का ये बोलना है कि अप्रैल 2021 में वी एंड 900 अदर साइंटिस्ट, वी का मतलब क्या है, तो डॉक्टर गगनदीप कांग प्रोफेसर है माइक्रोबायोलॉजी के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु, तो मोस्ट प्रॉब्ली क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु वेल्लोर और अशोका यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज, इन सब लोगों ने मिलके और 900 और दूसरे साइंटिस्ट ने मिलके एक लेटर को साइन किया और प्रधानमंत्री को भेजा। और इसमें क्या लिखा था, इसमें ये लिखा था कि भाई देखिए, ये जो पैंडेमिक्स हैं इनके अनप्रेडिक्टेबल फीचर हैं और इन अनप्रेडिक्टेबल फीचर को टैकल करने के लिए, इन्फेक्शंस को टैकल करने के लिए एपिडेमियोलॉजिकल डाटा की जरूरत है। इस एपिडेमियोलॉजिकल डाटा को सिस्टमैटिकली कलेक्ट करना चाहिए और टाइमली मैनर में रिलीज करना चाहिए। जब तक हम ये नहीं करेंगे हम लड़ नहीं पाएंगे। इस लेटर के रिस्पांस में गवर्नमेंट का जवाब आया। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर प्रॉपर के विजय राघवन ने प्रॉमिस किया कि भाई इस डाटा कलेक्शन को लेकर सरकार जल्दी कुछ करेगी, लेकिन 6 महीने बीत गए हैं और अब तक डाटा कलेक्शन को लेकर ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडिया की जो प्रीमियर मेडिकल एजेंसी है, इसका जो डाटा है वो अभी भी इनएक्सेसिबल है। ओके, नेशनल डिजीज कंट्रोल, ये नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इसकी तरफ से भी कोई बहुत ज्यादा डाटा आया नहीं है। जो कोविन डाटा है, गवर्नमेंट वेब पोर्टल है, इस पे बस ये डाटा अवेलेबल है कि किसको किस समय पे कितनी वैक्सीन लगी, उसके अलावा कोई रियल टाइम डाटा नहीं है। और जब तक रियल टाइम डाटा नहीं है हम प्रॉपर तरीके से अपनी प्लानिंग फ्यूचर की नहीं कर सकते। एक रीजन क्या हो सकता है कि सरकार यहाँ पे डाटा रिलीज नहीं कर रही है? मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि ये डाटा सरकार के रिस्पॉन्स के ऊपर कुछ सवाल उठा दे, इसलिए सरकार डाटा ना रिलीज हो रही कर रही हो। बहरहाल सरकार डाटा क्यों नहीं रिलीज कर रही है वो यहाँ पे मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि डाटा रिलीज नहीं हो रहा है, और जब डाटा रिलीज नहीं हो रहा है तो चीजें प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे हो रही हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास डाटा होता किसी एक को कोविड हुआ, उसके बाद वो ठीक हुआ, फिर से कोविड हुआ, तो इस पर्टिकुलर इंसिडेंस को उसकी प्रायर मेडिकल हिस्ट्री के साथ देखना, उसकी हेल्थ कंडीशन के साथ देखना, वो किस जगह पे रह रहा है इसको देखना, ये पूरी मैपिंग करने के बेसिस पे हम ये जान सकते थे कि वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है, किस ग्रुप के लोगों को कोविड कितना इंपैक्ट कर रहा है। हम ये सब बिल्कुल भी नहीं जान पाए हैं, और इसलिए अभी भी आगे आने वाले समय में कोई खतरनाक 3rd या 4th वेव आ जाती है तो हम उसके लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि हमने डाटा की एनालिसिस प्रॉपर तरीके से नहीं की। एनालिसिस क्या करेंगे जब डाटा ही नहीं है? अब इस कंटेक्स्ट में साउथ अफ्रीका के एक्सपीरियंस की बड़ी तारीफ कर रहे हैं यहाँ पे ऑथर का बोलना है कि भाई साउथ अफ्रीका ने अपने डाटा को इमीडिएट बेसिस पे रिलीज किया। ओमिक्रॉन वेरिएंट साउथ अफ्रीका में घूम रहा था। देखा जाए तो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में साउथ अफ्रीका के पास एक बेटर सर्वेलेंस और रिपोर्टिंग सिस्टम है, और उसका इस्तेमाल करते हुए इनके यहाँ पे ओमिक्रॉन फैल रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन साउथ अफ्रीका ने प्रोएक्टिव बेसिस पे पूरी दुनिया को दी, और इसके चलते पूरी दुनिया अपने आप को ओमिक्रॉन के कंटेक्स्ट में बचा पाई। क्या इस प्रकार का सिस्टम इंडिया में एस्टैब्लिश्ड है? क्या ऐसा कोई वेरिएंट अगर इंडिया में फैलता है तो इमीडिएट बेसिस पे इंडिया इस इंफॉर्मेशन को पूरी दुनिया को दे पाएगा? वो डिपेंड करेगा हमारे सर्वेलेंस सिस्टम पे, और हमारा सर्वेलेंस और डाटा रिपोर्टिंग सिस्टम सही नहीं चल रहा है। बस यही बोल रहे हैं ऑथर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। थोड़ा सरकार के अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी हमने बात कर ली। अगले आर्टिकल में चलते हैं। द WTO's चैलेंज टू MSP इज अनदर फ्रंटियर टू क्रॉस। फार्मर्स की डिमांड है कि लीगल गारंटी दो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, और इसके चलते पूरी की पूरी नेशन वाइड डिबेट छिड़ गई है। बहुत सारे लोगों का यह बोलना है कि अगर इस प्रकार से MSP हम बांटते रह गए तो इट विल बी फिस्कली र्यूनस, सरकार पैसों के टर्म्स में बर्बाद हो जाएगी, हम कर ही नहीं पाएंगे। कुछ लोगों का यह बोलना है कि सारे क्रॉप्स को प्रोक्योर करके FCI के गोडाउन्स तक पहुंचाना ये अपने आप में लॉजिस्टिकल नाइटमेयर होगा, ये नहीं हो सकता है। लेकिन एक और इशू है यहाँ पे, अगर आप MSP को लीगलाइज करते हो, स्टैट्यूटरी करते हो, इंस्टीट्यूशनलाइज करते हो, तो आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को भी वॉयलेट कर जाओगे, और अगर हम एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर AOA को वॉयलेट करते हैं तो हमारे खिलाफ WTO में बहुत सारे लीगल डिस्प्यूट शुरू हो सकते हैं। अब अगर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर WTO की थोड़ी बात करें तो WTO में 3 प्रकार की सब्सिडीज होती हैं। एक तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी। ये जो एम्बर बॉक्स सब्सिडी होती है सबसे ज्यादा ट्रिकी होती है। वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने तीनों प्रकार की सब्सिडी आपको समझा रखी है। WTO के कंटेक्स्ट में मैंने ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस बना रखी हैं। अगर आप YouTube पे सर्च मारते हैं WTO सब्सिडी हर्षित द्विवेदी मेरे नाम के साथ, तो आपको पार्ट 63 इंडियन इकोनॉमी की वीडियोस मिलेगी, जहां पे फसल बीमा योजना, WTO चैलेंजेस, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स के बारे में मैंने बात की है। फिर WTO इश्यूज विद इंडिया, एग्रीमेंट अंडर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्स, ट्रिम्स, AOA, SPM ये क्या है, फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एवोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव्स, उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स,
ये 3 वीडियोस अगर WTO के कंटेक्स्ट में अगर आप देख लेते हैं तो आपको कुछ एडिशनल इन्फो मिल जाएगी। तो इफ पॉसिबल आप इन वीडियोस को एक बार देख लीजिए। तो वापस आ जाते हैं अपने आर्टिकल के ऊपर। तो भाई इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की सब्सिडीज आती हैं एम्बर बॉक्स के अंदर। वैसे मैं आपको बता दूं कि ग्रीन बॉक्स सब्सिडी और ब्लू बॉक्स सब्सिडी अलाउड है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में आप फार्मर्स को इनकम सपोर्ट देते हो जो कि प्रोडक्शन से लिंक नहीं होती। अमेरिका में आपको पता होगा जो बड़े बड़े कमर्शियल फार्मर्स होते हैं ना, उनके अकाउंट में बस अमेरिका की सरकार पैसा ट्रांसफर कर देती है। वो फार्मर्स कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं कितनी नहीं कर रहे हैं इससे अमेरिका की सरकार का कोई लेना देना नहीं है। इंडिया के अंदर क्या है कि इंडिया के अंदर जब सब्सिडी दी जाती है ना, तो फार्मर जब प्रोडक्शन कर रहा है उसकी क्रॉप को हमारी सरकार खरीद रही है। अब फार्मर प्रोडक्शन कर रहा है तो प्रोडक्शन बेस्ड सब्सिडी है हमारी, और प्रोडक्शन बेस्ड सब्सिडी आती है एम्बर बॉक्स के अंदर जो कि रिस्ट्रिक्टेड है। इसको बोला जाता है कि ये ट्रेड के पर्सपेक्टिव से सही नहीं है। अमेरिका वाले भी अपने फार्मर्स को भर भर के पैसा देते हैं, लेकिन अमेरिका वाले बस पैसा ट्रांसफर कर देते हैं उनके अकाउंट में। वो फार्मर कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं इससे अमेरिका को कोई लेना देना नहीं है। वो फार्मर तो प्रोडक्शन करेगा ही ना, वो कमर्शियल बेसिस प्रोडक्शन कर रहा है। एक एक फार्मर के पास 500 600 बीघा खेत है। तो ये पूरा का पूरा सीन है। हमारे यहाँ पे जब एमएसपी को दिया जाता है तो फार्मर्स के प्रोडक्शन के हिसाब से दिया जाता है, और उसके चलते ये सब्सिडीज बन जाती हैं ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज, और एम्बर बॉक्स के अंदर आ जाती हैं। और जब एम्बर बॉक्स के अंदर चीजें आ जाती हैं तब आप WTO के अंदर एक ऐसी कंट्री बन जाते हो जो कि एक फ्री एंड ओपन ट्रेड को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ओके, तो एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट के अंदर जब एम्बर बॉक्स सब्सिडीज को देखा जाता है तो इनको ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज समझा जाता है। ओके, अब एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट में दो चीजें होती हैं, एक तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट, एक नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट। प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट मतलब सरकार ने कितना पैसा दिया किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। तो गेहूं के लिए सरकार ने कितना पैसा दिया, चावल के लिए सरकार ने कितना पैसा दिया, दाल के लिए सरकार ने कितना पैसा दिया। और नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट क्या होता है कि सरकार ने ओवरऑल एग्रीकल्चर के लिए कितना पैसा दिया। तो फर्टिलाइजर सब्सिडी में सरकार ने कितना दिया। तो इन दोनों चीजों को एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट में चुना जाता है। आप समझिए, अमेरिका में जब सब्सिडी दी जा रही तो अमेरिका की सरकार मान लो 2 करोड़ रुपए किसी फार्मर के अकाउंट में डाल देगी। वो 2 करोड़ में वो फार्मर सब फर्टिलाइजर खरीदे मार्केट से, चाहे कुछ भी खरीदे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो फार्मर जाके मार्केट से फर्टिलाइजर मार्केट प्राइसेस पे खरीदेगा। इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज जो सब्सिडी देती है ना, वो ग्रीन बॉक्स में आ जाती है उनकी सब्सिडी। बट हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ पे फर्टिलाइजर कम दामों पे इसको मिल रहा है फार्मर्स को। तो जब कम दामों पे फार्मर्स को मिल रहा है तब क्या हो जाता है कि भाई मार्केट डिस्टॉर्ट हो रहा है, मार्केट प्राइस पे चीजें नहीं बिक रही हैं, इसलिए इंडिया की सब्सिडीज फिर एम्बर बॉक्स में पहुंच जाती हैं। ठीक है, फिर भाई अगर आप एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के आर्टिकल 6.4b को देखोगे, हालांकि इतना आपको डिटेल में नोट्स बनाना जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझाने एक पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। तो WTO के एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के आर्टिकल 6.4b को देखोगे तो इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज को अ डी मिनिमस लेवल ऑफ प्रोडक्ट एंड नॉन प्रोडक्ट डोमेस्टिक सब्सिडी अलाउड है। मतलब आपके किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन का 10% तक आप सब्सिडी दे सकते हो। तो जितना गेहूं आप बना रहे हो उसका 10% तक आप सब्सिडी दे सकते हो। जितनी ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन हो रही है आपकी, उसकी 10% तक आप सब्सिडी दे सकते हो नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडी में। तो एक डी मिनिमस कैप यहां पे बना रखी है, और होता यह है कि हम लोग इस डी मिनिमस कैप को अक्सर कर ओवरशूट कर जाते हैं। फिर भाई WTO के अंदर एक एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस फिक्स किया गया है। ये एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के टर्म्स में। अब ये जो एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस है आपका WTO का, ये 1986 से फिक्स है, इसको अब तक बढ़ाया नहीं गया। तो अगर आप देखो तो राइस का एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस इंडिया के अंदर 1986-88 में था 262 टन। 2015-16 तक अगर आप पहुंचोगे तो राइस की वैल्यू 2015-16 में 323 टन पे पहुंच चुकी है। तो एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस WTO का 1986 से अमेंड नहीं हुआ है, और अमेंड नहीं हुआ है तो अब हम जिस दाम पे राइस बेच रहे हैं मार्केट में या प्रोक्योर कर रहे हैं वो WTO के एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस को ओवरशूट कर चुका है। तो इसके चलते भी WTO हमें लताड़ता रहता है कि तुम लोग फार्मर्स को ज्यादा पैसा दे रहे हो, ग्लोबल मार्केट्स में राइस की वैल्यू कम है, तुम लोग ज्यादा पैसे पे प्रोक्योर करके मार्केट डिस्टॉर्ट कर रहे हो, अपने मार्केट को बाहर के प्लेयर्स के लिए बंद कर रहे हो। इंडिया बोल रहा है कि तुम अपने एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस को अमेंड करो ना। 1986 से लेकर अब तक यही है क्या तुम्हारा एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस? तो बहुत सी चीजें हैं यहाँ पे, समझ गए। हालांकि ओवरऑल देखो, डेवलप्ड कंट्रीज और WTO दोनों को पता था कि इंडिया अपने यहाँ पे एग्रीकल्चर सब्सिडी तो देगा ही, इतने किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो भाई फार्मिंग सेक्टर को सपोर्ट देना ही देना है। तो इंडिया से पूरा बवाल ना हो जाए इसके लिए पीस क्लॉज लाया गया। ठीक है ना। क्या है ये पीस क्लॉज?
तो बेसिकली पीस क्लॉज ये इंश्योर करता है डब्ल्यूटीओ के अंदर कि प्राइस सपोर्ट बेस्ड प्रोक्योरमेंट जब फूड सिक्योरिटी का हो तो लीगल चैलेंजेस ना आए। मतलब हम लोग अगर एमएसपी के दम पे अपने फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें लीगली ना घसीटा जाए डब्ल्यूटीओ के अंदर। लेकिन ये जो पीस क्लॉज है इसमें बहुत सारी कंडीशंस लगाई गई हैं। अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर पीस क्लॉज एप्लीकेबल किस बात पे, तो कोई डेवलपिंग कंट्री अगर ट्रेडिशनल स्टेपल फूड क्रॉप, हमारे यहाँ पे स्टेपल फूड क्रॉप क्या है, गेहूं, चावल, दाल, तो स्टेपल फूड क्रॉप्स के लिए अगर हमारी सरकार फार्मर से प्रोक्योरमेंट करती है और फिर उस प्रोक्योरमेंट को पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के अंदर हमारे एफसीआई गोडाउन्स के अंदर स्टोर कर लेती है, तो पीस क्लॉज ऑफ डब्ल्यूटीओ के चलते हमारे अगेंस्ट लीगल चैलेंजेस नहीं शुरू किए जाएंगे। लेकिन ये तब तक पॉसिबल है जब तक हम तक कुछ क्रॉप्स में ये प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। गेहूं चावल में हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं तो पीस क्लॉज एप्लीकेबल है, डब्ल्यूटीओ में हमें नहीं घसीटा जा रहा है लीगल चैलेंजेस में। लेकिन जो फार्मर्स यहां पे डिमांड कर रहे हैं कि एमएसपी की 23 क्रॉप्स अगर हम उगाते हैं तो पूरा प्रोक्योरमेंट सरकार करेगी, अगर इस प्रकार का प्रोक्योरमेंट सरकार करने लगती है तो सरकार को डब्ल्यूटीओ के अंदर बहुत सारे लीगल चैलेंजेस में घसीटा जाएगा। सरकार को नहीं, इनफैक्ट इंडिया को घसीटा जाएगा। तो ये है पूरा का पूरा सीन। अगर देखा जाए तो 2019-20 में इंडिया में राइस का प्रोडक्शन हुआ लगभग $46.07 बिलियन का, और राइस के कंटेक्स्ट में हमारी सरकार ने सब्सिडी दी $6.31 बिलियन की। अब सब्सिडी किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके कितनी अलाउड है, 10%, जबकि यहां पे कितनी निकल के आ रही है, 13.6%। तो ये जो डब्ल्यूटीओ और इसके अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज डोमिनेंट हैं, ये बिल्कुल घोड़े पे सवार है, इंडिया के ऊपर चढ़ी हुई हैं कि आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडी को कम करो। क्योंकि सब्सिडी कम होगी तो डोमेस्टिक मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो महंगी हो जाएंगी, जब वो महंगी हो जाएंगी तो अमेरिका और यूरोप जैसी कंट्रीज के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर इंपोर्ट होने लगेंगे, और यही ये डेवलप्ड कंट्रीज चाहती हैं, और ये इंडिया नहीं कर सकता है क्योंकि इससे हमारे फार्मर्स की ऑलमोस्ट मौत ही हो जाएगी। इसीलिए इंडिया के अंदर एमएसपी पीडीएस जैसे मैकेनिज्म को लेके आया गया। ओके, तो ये सब चीजें हैं ओवरऑल यहाँ पे, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द आर्टिकल समेशन बस ये है कि भाई फार्मर्स को ये समझना पड़ेगा कि भाई इंडिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर सब्सिडीज को अनलिमिटेड तरीके से बांट देना ये फिजिकली सस्टेनेबल नहीं है। ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई गई। अगले आर्टिकल की तरफ पे चलते हैं। ये है रॉन्ग फोरम, द अटेम्प्ट टू सिक्योरिटाइज द क्लाइमेट चेंज एजेंडा कुड हैव अनइंटेंडेड कंसीक्वेंसेस। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, तो भैया इंडिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी एक नेगेटिव वोट कर दिया। किस चीज का नेगेटिव वोट, तो भाई क्लाइमेट चेंज को लेकर एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन लाया गया था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मैंडेट क्या है कि भाई दुनिया भर में कहीं पे सिक्योरिटी क्राइसिस आ जाए, कल की डेट में मान लो म्यांमार जैसी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाते हैं और वो पूरी दुनिया की सिक्योरिटी पे बात आ जाती है, तब यहां पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मिलिटरीली इंटरवीन कर सकता है। लेकिन यहां पे यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री काउंसिल के अंदर क्लाइमेट को लेकर रेजोल्यूशन पास कराया जा रहा था, और इस रेजोल्यूशन को लेकर आया था आयरलैंड और नाइजर। इस रेजोल्यूशन को ज्यादातर कंट्रीज ने सपोर्ट किया यूएनएससी की। इंडिया अभी के लिए नॉन परमानेंट मेंबर है, इंडिया ने अगेंस्ट वोट किया, रशिया ने अगेंस्ट वोट किया, चाइना ने कोई वोट नहीं किया, इसने एब्सटेन किया। इंडिया का और रशिया का यहां बोलना क्या है, इनका बोलना यह है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मैनेज करे सिक्योरिटी काउंसिल, वो ज्यादा सही है। क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज में आप ना इंटरफेयर करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ऐसा यहां पे इंडिया रशिया का बोलना है, ठीक है ना भाई। कुल मिला के इंडिया रशिया क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इनफैक्ट इंडिया क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बहुत ज्यादा ताकतवर है, ठीक है ना। 5 जो परमानेंट मेंबर्स है उनके पास वीटो पावर है, और क्लाइमेट से ज्यादा अफेक्टेड कौन है, जो छोटी कंट्रीज हैं, जो बहुत हेवीली पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं। तो अगर आप क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इश्यूज को भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एम्बिट के अंदर ले आओगे तो मतलब क्या है, ये अलग बात है कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC में क्लाइमेट एजेंडा बहुत धीमे धीमे चल रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो जर्मनी ने भी लास्ट ईयर एक ऐसा ही रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर लाने की कोशिश की थी, हालांकि उस पर वोटिंग नहीं हुई थी इस समय पे, इस बार यहां पे वोटिंग हो गई है। तो कुल मिला के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो हेवीली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं। इन हेवीली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज को क्लाइमेट को लेकर अगर आप वीटो पावर दे दोगे तो कल की डेट में इनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगर कोई क्लाइमेट एजेंडा होगा, ये लोग तुरंत उसको रिजेक्ट करवा देंगे, ठीक है। जबकि जरूरत एक ऐसे एजेंडा की है जहां पे छोटी और
हैवीली पॉपुलेटेड कंट्रीज के कंसर्न्स को सुना जाए। तो इस कंटेक्स्ट में इंडिया ने बोला है कि भले ही यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में चीजें थोड़ी धीमे चल रही हैं, लेकिन फिर भी क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 ये सब UNFCCC के अंदर हुई है। तो जरूरी है कि लोग जो अलग अलग कंट्रीज हैं ये अपने एजेंडा को UNFCCC के अंदर परस्यू करें, ना कि जबरदस्ती उसको घसीट के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाएं। समझिए, ये बात यहां पे ओवरऑल बताई जा रही है। ओके, जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं एट UN TS तिरुमूर्ति साहब, इन्होंने भी बोला है कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है भाई बड़ी बड़ी पॉल्यूटर्स हैं, तो इनको अपनी क्लाइमेट एक्शन में कुछ रिस्पांस लाना चाहिए, ना कि ये कि UNSC में जबरदस्ती घसीट के दूसरे के ऊपर प्रेशर डालो और खुद का काम कम करो। तो ये सब ओवरऑल बात यहाँ पे बोल रखी गई है। इस बेसिस पे इंडिया अपने डिसीजन को जस्टिफाई कर रहा है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में क्लाइमेट के रेजोल्यूशन को ना एंटरटेन करके। और फाइनली, इन द नेम ऑफ फादर, अजय कुमार मिश्रा कंटिन्यूएशन एज मिनिस्टर इज मॉरली अनटेनेबल। देखिए, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम उत्तर प्रदेश में जो बनी है उसने बोली है कि भाई 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी UP में जो कुछ भी हुआ, जहां पे 8 लोगों की मौत हुई, एक प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। और यहाँ पे जो अजय कुमार मिश्रा के बेटे हैं, अजय कुमार मिश्रा इस समय पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं, अमित शाह जी के नीचे होम मिनिस्ट्री में। ओवरऑल इनके बेटे ने जाके कार चढ़ा दी फार्मर्स के ऊपर, ऐसा बताया जा रहा है। इनके बेटे ने ये बोला है कि वो कार के अंदर नहीं था, लेकिन FIR जो फाइल हुई है वो ये बोलती है ये कार के अंदर थे। अभी तक कोर्ट का जजमेंट नहीं आया है, तो कोई नहीं कह सकता कि कौन था कौन नहीं था। लेकिन अगर देखा जाए तो जो चार्जेस हैं आशीष मिश्रा के ऊपर वो बहुत सीरियस है। इंडियन पीनल कोड के अंदर शुरुआत में आशीष मिश्रा के अंदर चार्जेस लगाए गए थे सेक्शन 304A के अंदर, 279 के अंदर, 338 के अंदर। 304A क्या है? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। सेक्शन 279 क्या है? नेग्लिजेंट ड्राइविंग। सेक्शन 338 क्या है? कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। लेकिन अब चार्जेस लगाए जा रहे हैं अंडर सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, अंडर सेक्शन 326 कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन, अंडर सेक्शन 34 एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्संस इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, और आर्म्स एक्ट भी लगाया गया आशीष मिश्रा के अंदर। तो कुल मिला के बहुत सारे चार्जेस यहाँ पे आशीष मिश्रा के अंदर लगाए गए। पार्लियामेंट में बवाल चल रहा है फार्म लॉस को लेके भी, जब रिपील हुए, और ओवरऑल जो अपोजिशन है वो डिमांड कर रहा है कि अजय कुमार मिश्रा जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है होम अफेयर्स के, इनको हटाया जाए। अब एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि काम तो बेटे ने किया आशीष मिश्रा ने, तो उसके लिए बाप की कुर्सी क्यों जाए? तो एक लॉजिक ये आ सकता है, लेकिन दूसरा लॉजिक ये आ सकता है कि अगर आप पॉलिटिक्स की बात करो तो अजय कुमार मिश्रा के पॉलिटिकल कैरियर में इनका बेटा आशीष मिश्रा काफी मदद करवाता है। तो चूंकि आपकी पॉलिटिक्स के साथ वो एसोसिएटेड है, तो आपका मिनिस्टर बने रहना यहाँ पे किसी भी हिसाब से एथिकल नहीं है, मॉरल नहीं है। और इस कंटेक्स्ट में एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। अजय कुमार मिश्रा साहब से एक जर्नलिस्ट ने जब पर्टिकुलर इवेंट के बारे में पूछा, तो अजय कुमार मिश्रा साहब ने बड़ी अभद्र भाषा में रिस्पॉन्स दिया, तो वो चीज यहाँ पे कैमरा में स्टोर हो गई। तो कुल मिला के यहाँ पे जो इमेज है जो कुमार मिश्रा की, वो काफी खराब हो गई है। और वो इमेज बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी इमेज खराब कर रही है, और यूपी के अंदर भी बीजेपी की इमेज खराब हो रही है। और आपको पता ही उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस आने वाले हैं, तो केंद्र की सरकार क्या एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के लिए अपनी इमेज इतने खराब करवाएगी? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पे उठ जाता है। हो सकता है आगे आने वाले समय में अजय कुमार मिश्रा को यहाँ पे रिजाइन करना पड़ जाए, वो तो अब आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही लखीमपुर टेहरी जहां पे ये इंसिडेंट हुआ था, वहीं के हैं आपके अजय कुमार मिश्रा, वहीं पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस आने वाले हैं। तो लेट्स सी यहाँ पे बीजेपी पार्टी का सेंट्रल स्टैंड क्या रहता है। और आज का आखिरी आर्टिकल, भाई, इज द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट पास्ट इट्स एक्सपायरी डेट? देखिए, जब इस एफ्स्पा एक्ट के बारे में बातचीत हो रही है ना, तो दो लोग के व्यू पॉइंट यहाँ पे दिए जा रहे हैं। अब पहला जो व्यू पॉइंट मैं आपको पहले बता दूं, पैट्रिशिया मुखिम जी जो व्यू पॉइंट दे रही हैं, एडिटर हैं ये शिलोंग टाइम्स की, ये काफी हद तक एफ्स्पा के अगेंस्ट व्यू पॉइंट दे रही हैं। और दूसरी तरफ है मेजर जनरल गजेंद्र साहब, ये माउंटेन डिवीजन को कमांड कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट में, इंडियन आर्मी में थे ये आप कह लो कि एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट दे रहे हैं। मेजर जनरल गजेंद्र सिंह साहब पूरी तरीके से एफ्स्पा के अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि एफ्स्पा को यहाँ पे अमेंड करने की जरूरत है, एफ्स्पा को यहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम्स के प्रति और रिस्पॉन्सिव बनाने की जरूरत है। ब्लैंकेट इम्यूनिटी, मतलब ब्लैंकेट ही आप कह दो कि एफ्स्पा की एप्लीकेशन को आप हटा दो, वो सही नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रही है पैट्रिशिया मुखिम जी। पैट्रिशिया मुखिम जी ये बोल रही हैं कि एफ्स्पा को लाया गया था इंसर्जेंसी रोकने के लिए, लेकिन 32 साल लगाने के बाद भी 1958 के लगभग से आपका एफ्स्पा लागू है,
इतने साल बीत चुके हैं, मतलब 40 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, उसके बाद भी एफस्पा पूरी तरीके से इंसर्जेंसी को रोक नहीं पाया। आज की डेट में मणिपुर में 32 एक्टिव मिलिटेंट आउटफिट्स हैं। नागालैंड के अंदर भी बहुत सारे मिलिटेंट आउटफिट्स थे, लेकिन ये मिलिटेंट आउटफिट्स अब नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मोवैया के अंदर आ गए, NSCN-IM के अंदर आ गए। तो इंसर्जेंट्स आज भी यहाँ पे एक्टिव हैं, वो खत्म नहीं हुए हैं। तो जब ये खत्म नहीं हुए तो इसका क्या मतलब है? आपकी एफस्पा लगाने का कोई मतलब नहीं रहा, तब भी इंसर्जेंसी चालू है। उसके बाद पैट्रिशिया मुखिम क्या बोल रही है कि सुप्रीम कोर्ट क्लियर कट ये बोल चुका है कि आप डिस्टर्ब्ड एरिया किसी एक पर्टिकुलर जगह को तब डिक्लेयर करोगे जब वहां पे ग्रेव सिचुएशन हो लॉ एंड ऑर्डर की, और बहुत सारी जगहों पे लॉ एंड ऑर्डर की ग्रेव सिचुएशन नहीं है, तब भी एफस्पा यहां पे लगाया गया है। अगर बात की जाए डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट की, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट के अंदर ही एफस्पा लगाया जाता है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको बता दूं, तो डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट को हर 6 महीने पे रिव्यू किया जाता है और उसके बेसिस पे एफस्पा लगाया जाता है। 2015 में जो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर थे मानिक सरकार साहब, उन्होंने बोला था मिलिटेंसी हट गई है, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट को सरकार से हटा दो, और मणिपुर से एफस्पा हटा दिया गया। तो बाकी जगहों पे एफस्पा क्यों नहीं हटाया गया? इनफैक्ट पैट्रिशिया मुखिम यहां पे बोल रही है कि एफस्पा को केंद्र की सरकार के द्वारा और राज्य की सरकार के द्वारा पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। ऐसा नहीं है कि हमेशा एफस्पा का काम इंसर्जेंसी को रोकना है। तो ये तो थे व्यू पॉइंट पहले पॉइंट पे पैट्रिशिया मुखिम के। गजेंद्र सिंह साहब यहां पे क्या बोल रहे हैं? गजेंद्र सिंह साहब साफ साफ बोल रहे हैं कि देखिए, जब से देश आजाद हुआ है, चाहे वो मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, चचार हिल्स हो आसाम के, तिराप हो, शांगलांग हो, लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट हो अरुणाचल प्रदेश की, पीर पंजाल हो जम्मू एंड कश्मीर का, यहां पे बहुत हद तक इंसर्जेंसी थी, बहुत हद तक डिस्टर्बेंस था। अगर यहां पे किसी भी प्रकार की स्टेबिलिटी आई है तो वो आर्म्ड फोर्सेस की वजह से आई है, और आर्म्ड फोर्सेस ये काम इसलिए कर पाई क्योंकि एफस्पा लगा हुआ था। लेकिन यहां पे गजेंद्र सिंह साहब ये नहीं बोल रहे हैं कि एफस्पा को लगाए रखो। गजेंद्र सिंह साहब एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट दे रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि देखिए, जब भी कहीं पे इंसर्जेंसी या टेररिस्ट एक्टिविटीज हो, उनको आप मिलिट्री सॉल्यूशंस के बेसिस पे सॉर्ट आउट करोगे, ये जरूरी नहीं है। हर इंसर्जेंसी या टेररिस्ट एक्टिविटी का सॉल्यूशन मिलिटेंसी मतलब मिलिट्री नहीं होता। तो जहां जहां पे चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं, वहां वहां पे आप एफस्पा के एप्लीकेशन को रोक भी सकते हो। कहीं ना कहीं एफस्पा के लगने की एक वजह राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार है, क्योंकि एफस्पा लगा के जब इंसर्जेंसी कंट्रोल की गई, उसके बाद पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू शांति आनी चाहिए थी, बट वो शांति आई नहीं, इसलिए एफस्पा को नहीं हटाया जा सका सरकारों के द्वारा। ठीक है, फिर यहां पे पैट्रिशिया मुखिम जी क्या बोल रही कि एफस्पा को राज्य की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया है, ये यहां पे बोल रहे हैं। मतलब पैट्रिशिया मुखिम जी का जो यहां पे ओवरऑल स्टेटमेंट है वो काफी हद तक एंटी एफस्पा है। और पैट्रिशिया मुखिम जी का ये बोलना है कि भाई सारे के सारे जो स्टेट्स हैं उनके लोगों को मिल के यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन करना चाहिए, जंतर मंतर पे सबको साथ मिलके आना चाहिए, एफस्पा के अगेंस्ट एक रेवोल्यूशन करना चाहिए। इस प्रकार की बातें कर रही है पैट्रिशिया मुखिम जी। हालांकि इनका ये बोलना है कि अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारे इशू हैं, आसाम का, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ऑलमोस्ट सारे आसपास की जो ये राज्य है उनके साथ बॉर्डर के इशू चल रहे हैं, तो उनके खुद के इश्यूज के चलते वो एफस्पा के अगेंस्ट एक कंबाइंड फ्रंट नहीं दे पाते हैं। गजेंद्र सिंह साहब का क्या बोलना है? इनका बोलना है कि देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज के लिए आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। कोई भी आर्मी अपने देश के खुद के लोगों के साथ लड़ना नहीं चाहती। अगर आप एफस्पा डिप्लॉय करते हो, आर्मी को डिप्लॉय करते हो, आसाम राइफल्स को डिप्लॉय करते हो एफस्पा के अंदर, तो यहां पे आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को अपने देश के लोगों के साथ ही लड़ना पड़ता है, और ये आर्म्ड फोर्सेस के लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। जो ग्राउंड लेवल के कमांडर्स हैं, जो ग्राउंड लेवल के आर्मी पर्सनल्स हैं, वो पूरी तरीके से सेंसिटाइज्ड हैं। वो जानते हैं कि आसपास के लोगों को परेशान नहीं करना है। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई एफस्पा के अंदर लोगों को मारने को ही बैठा है, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि एफस्पा के अंदर कोई ना कोई एक अनवांटेड ट्रेजेडी हो जाती है और पूरी आर्म्ड फोर्सेस का नाम यहां पे बदनाम होता है। तो कुल मिला के यहां पे गजेंद्र सिंह साहब का यह बोलना है कि एफस्पा के कंटेक्स्ट में जरूरत यह है कि हम इस पर्टिकुलर एक्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, एक नया फॉर्म इस एक्ट का लेके आना चाहें। अगर आप देखो तो जीवन रेड्डी कमेटी, जेएस वर्मा कमेटी, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, इन सब लोगों ने बोला है कि ये जो एफस्पा एक्ट है इसको बदलने की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत है। और ये चेंज यहां पे जरूरत है, इस अमेंडमेंट की यहां पे जरूरत है। पूरी तरीके से आप एफस्पा जैसे कानून को हटा नहीं सकते हो, क्योंकि अभी भी नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर वगैरह के आसपास के जो इलाके हैं बहुत हद तक अनस्टेबल हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे युद्ध हैं जिनको भड़काया गया है, जो कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल हैं। गन कल्चर फिर से ऊपर से आ जाएगा। लोकल आर्म्ड फोर्सेस और लोकल पुलिस इस प्रकार के एलिमेंट्स के साथ डील करने के लिए कैपेबल नहीं है, इसलिए आर्मी और आसाम राइफल्स जैसी
सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का रहना वहां बहुत जरूरी है। तो दो व्यू पॉइंट्स हैं, एक तो पैट्रिशिया मुखिम जैसे व्यू पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं कि एफ्स्पा बेकार है, इसको पूरी तरीके से हटा दो। दूसरा गजेंद्र सिंह का व्यू पॉइंट है कि देखिए, अगर आपको किसी जगह पे शांति लेने के आनी है तो पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू शांति लेके आइए, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार। राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार आपस में पॉलिटिक्स करती रहती हैं, लोगों के जो अनरिजॉल्व इशू हैं वो सॉर्ट आउट होते नहीं है, वो बंदूकें उठा लेते हैं और फिर उन बंदूकों को शांत कराने के लिए एफ्स्पा के अंदर आर्मी भेजनी पड़ती है। तो एफ्स्पा को आप अमेंड करिए सूटेबली, पूरी तरीके से उसको हटा पाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी भी नॉर्थ ईस्ट और जो हमारे नॉर्थ के इलाके हैं कश्मीर के अंदर ये बहुत अनस्टेबल है। एस्पा जैसे एक कानून की अभी भी जरूरत है। तो ये था पूरा एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।